नमस्कार, मैं प्रिया हुड्डा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिरकार क्यों मीरा बहन की लाश को टुकड़ों में रखा गया? कमलेश पटेल कौन था? इसका मीरा बहन से क्या संबंध था? आइए जानते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी इंदौर की है। 8 जून सन 2024 को इंदौर से चलने वाली नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन जो रोज की तरह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसके सफाई कर्मचारी बोगियों की सफाई करने में लगे हुए थे। सफाई का यह रोज की तरह था। सफाई करते करते एक सफाई कर्मी की नज़र जनरल बोगी की एक सीट के नीचे संगीत बोरी पर पड़ी। वह बोरी असामान्य लग रही थी और जब सफाई कर्मी ने उस बोरी को गौर से देखा तो उस बोरी पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यह देखकर वह सन्न रह गया। तुरंत उसने अपनी टीम को बुलाया और बिना देर किए उसने तुरंत जीआरपी को इस लापता बोरी के बारे में सूचित किया। जो पुलिस कर्मियों ने उस संगीत बोरी की जांच की तो उनकी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हुई। बोरी के अंदर एक महिला की लाश के टुकड़े मिले, लेकिन जो सबसे ज्यादा भयानक था वह यह था कि लाश के केवल सिर और धड़ के हिस्से थे। हाथ पांव गायब थे। यह साफ हो गया था कि यह एक जघन्य हत्या का मामला था, जहां हत्या के बाद उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर उसको ट्रेन में छोड़ दिया गया था ताकि सबूतों को छुपाया जा सके। पुलिस के सामने एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसने ना कोई गवाह था, ना कोई स्पष्ट सुराग था। हत्या किसने की, क्यों की और हाथ पांव कहाँ गायब हैं, सवालों ने इस मामले को और भी मुश्किल बना दिया था। लाश की पहचान करना भी एक चुनौती थी क्योंकि सिर और धड़ के अलावा कोई और सुराग नहीं था। यह मामला पुलिस के लिए एक पहेली बन गया था जिसमें कई परतें थीं। इंदौर पुलिस पहले से एक भयानक जटिल मामले में उलझी हुई थी, जहां एक ट्रेन में एक महिला के अधूरे टुकड़े मिले थे। पुलिस इस घटना को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि 2 दिन बाद 1000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक भयानक मर्डर सामने आया। इस बार ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन में केवल हाथ और पांव के हिस्से पाए गए थे, लेकिन सिर और धड़ के हिस्से गायब थे। ऋषिकेश पुलिस के सामने एक मुश्किल ब्लाइंड मर्डर केस आ गया जो इंदौर के मामले में अजीब रूप से मेल खा रहा था। दोनों मामलों में लाश के टुकड़े ट्रेन में मिले थे। दोनों जगहों पर शरीर के कुछ हिस्से गायब थे। खैर, केस पुलिस को जैसे ही योग नगरी एक्सप्रेस ट्रेन में महिला के हाथ पैर के टुकड़े मिले, उन्होंने तुरंत केस को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने उस ट्रेन की यात्रा के पूरे रास्ते को ट्रैक करना शुरू कर दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस भयानक घटना की शुरुआत कहां से हुई। जांच के दौरान पुलिस का ध्यान इंदौर की तरफ गया, जहां से यह ट्रेन चलती थी। जांच की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस इंदौर पहुंची और वहां जांच पड़ताल से उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली कि इंदौर में 2 दिन पहले एक महिला का सिर और धड़ मिला था, जबकि उसके हाथ पैर गायब थे। यह घटनाक्रम ऋषिकेश में मिले हाथ पैर से मेल खाता था। अब यह साफ हो गया था कि दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इंदौर में मिली अधूरी लाश और ऋषिकेश में मिले अंगों का एक ही महिला से संबंध था। इस खुलासे के साथ पुलिस को यह यकीन हो गया था कि यह एक ही हत्या का हिस्सा था और हत्यारे ने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। अब जब इंदौर और ऋषिकेश पुलिस को यह समझ में आया कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और लाश के टुकड़े एक ही महिला के हो सकते हैं, जाहिर है
पहेली को सुलझाने के लिए उस स्टेशन का पता करना सबसे ज़रूरी था जहां से यह लाश के टुकड़े ट्रेन में रखे गए थे। उसके लिए ट्रेन के पूरे रूट की स्कैनिंग ज़रूरी थी। तो जो पहली बात पुलिस की नज़र में आई वो यह थी कि योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के सोरस और डेस्टिनेशन यानी चलने से पहुंचने तक की जगह इत्तेफाक से यह ट्रेन भी उसी इंदौर शहर से चलती है जिस इंदौर शहर में महज 2 दिन पहले एक महिला के बगैर हाथ पैर वाली लाश मिली थी। यानी इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा थी कि यह कटे हुए हाथ पैर उसी महिला के हो सकते हैं जिसकी लाश नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन में मिली थी। अब लाश के इन टुकड़ों को लेकर जीआरपी की बातचीत शुरू हो चुकी थी। तजुर्बे के आधार पर पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हत्यारे ने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाकर अपराध को छुपाने की कोशिश की थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस महिला की पहचान करना, क्योंकि किसी ने इंदौर या आसपास के किसी रेलवे स्टेशन पर लाश वाली बोरी ट्रेन में रखते हुए नहीं देखा था। लेकिन पुलिस को महिला की लाश के जांच के दौरान एक अहम सुराग मिला। महिला की बाह पर मीराबेन और गोपाल भाई लिखे होने से पुलिस के लिए जांच को नई दिशा मिली। वैसे तो इस हाथ पर गुथे 2 नामों के सहारे किसी भी महिला की पहचान करना एक मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी। पता चला कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में आदिवासी लड़कियां अपनी बाह पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। पुलिस ने अपनी जांच को मध्य प्रदेश के कई इलाकों, खासकर रतलाम और उसके आसपास के क्षेत्रों तक बढ़ा दिया। इसके बाद पुलिस ने रतलाम और आसपास गांव में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक की और लोगों से पूछताछ की। इस दौरान उन्हें एक परिवार मिला जिसकी पत्नी कुछ दिनों पहले लापता थी, जिसके हाथ पर नाम गुथे हुए थे। इस तरह पुलिस ने महिला की पहचान 37 वर्षीय मीराबेन के रूप में की। रतलाम जिले में एक थाना आता है बिलपॉक। इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है महू। इसी गांव में मीराबेन अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि मीराबेन का अपने पति से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह 6 जून को घर छोड़कर चली गई। उसके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई थी। मीराबेन की लाश मिलने के बाद अब यह सवाल उठाया कि आखिर क्यों ऐसा क्या हुआ कि वह घर से सही सलामत निकली। 2 दिन बाद टुकड़ों में बटी हुई बोरियों में पाई गई। पुलिस को सबसे पहले यह पता लगाना था कि उसका कत्ल किसने और क्यों किया, जो 6 जून को अपने पति से झगड़कर निकल गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान महिला के पति से लंबी पूछताछ की, जिससे उन्हें पहला अहम सुराग मिला। पति ने बताया कि मीराबेन घर से जाते समय यह कहकर गई थी कि वह उज्जैन जा रही है। इसका मतलब यह था कि मीराबेन आखिरी बार उज्जैन में देखी गई हो सकती है। इससे यह संभावना और भी बढ़ गई थी कि उसका कत्ल उज्जैन में ही हुआ हो और कातिल ने उसकी लाश के टुकड़े रेलवे स्टेशन से अलग अलग ट्रेनों में रखे हों। अब पुलिस की पूरी तलाश उज्जैन रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों पर केंद्रित हो गई। उन्होंने मीराबेन के मोबाइल की लोकेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वहां एक्टिव मुखबिरों की मदद से इस मामले की तट तक जाने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने हर संभव जानकारी जुटाकर मीराबेन के कत्ल का राज खोलने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। अब पुलिस के सामने यह संदिग्ध
बना कि कातिल ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से मीरा की लाश को बोरियों में भरकर अलग अलग ट्रेनों में रख दिया हो ताकि लाश को छिपाया जा सके। इस जानकारी के बाद पुलिस ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अपनी नजरें गड़ा दी और स्टेशन से जुड़े सभी सुराग खंगालने शुरू कर दिए। उन्होंने ट्रेन में मिले शव के टुकड़ों के सफ़र का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया। कत्ल के पीछे की असली वजह और कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस को अब उज्जैन से जुड़े तथ्यों और वहां के संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना था। जैसे ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में मीरा वैन के साथ एक आदमी दिखाई दिया, जांच का रास्ता और भी स्पष्ट हो गया था। फुटेज में वह व्यक्ति कमलेश पटेल था जो उज्जैन में रहता था और कैटरिंग ठेकेदारों के साथ काम करता था। पुलिस ने कमलेश की पहचान की पुष्टि करने के लिए मुखबिरों का सहारा लिया। उन्होंने जानकारी दी कि कमलेश पटेल यूपी का रहने वाला है और पिछले 15 सालों से उज्जैन में रह रहा था। अब पुलिस को कातिल की पहचान हो चुकी थी, लेकिन पता लगाना था कि मीराबेन और कमलेश पटेल के बीच क्या संबंध था और इसने मीराबेन का कत्ल क्यों किया। पुलिस ने कमलेश के घर और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की ताकि यह पता चल सके कि आखिरी बार मीराबेन कब और क्यों कमलेश के साथ देखी गई थी। मोबाइल फ़ोन के लोकेशन और कमलेश की गतिविधियों को ट्रैक करके पुलिस ने अब कमलेश पटेल की गिरफ्तारी की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी ताकि उससे कत्ल का पूरा सच सामने आ सके। पुलिस ने 55 साल के कमलेश को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन कमलेश लगातार पुलिस को बरकलाता रहा। पुलिस को पता चला कि कमलेश पटेल शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी बीवी मुखबधिर है, यानी वह सुन बोल नहीं सकती। अगर किसी ही को मीरा के कत्ल का राज पता हो सकता था तो पटेल की मुखबधिर बीवी ही हो सकती थी। लेकिन दिक्कत यह थी, पुलिस पटेल की मुखबधिर बीवी से पूछताछ कैसे करती। इसका हल पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट से संपर्क साध कर निकाला। एक्सपर्ट ने कमलेश पटेल की बीवी से पूछताछ में मदद की और तब सामने आई एक खौफनाक सच्चाई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पटेल की बीवी ने इशारों ही इशारों में पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति 7 जून को मीराबेन को अपने घर साथ लेकर आया था, कैसे उसने मीराबेन की हत्या की और उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। अब असल में जब पटेल ने मीराबेन की जान ली तब उसकी बीवी घर पर नहीं थी, लेकिन जब वह लाश के टुकड़े कर रहा था तब तक उसकी बीवी घर लौट चुकी थी और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। यानी पटेल की बीवी की गूंगी गवाही से अब यह पुष्टि हो चुकी थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कमलेश पटेल है। अब बस पुलिस को पटेल से पूरी कहानी तफसील में सुननी थी। कत्ल की वजह से लेकर लाश निपटाने के पूरे सीक्वेंस को समझना था। असल में अपने पति से झगड़ा करके मीराबेन रतलाम से उज्जैन पहुंची। असल में वह मथुरा जाना चाहती थी, लेकिन मीराबेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह मथुरा जाए तो कैसे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कमलेश पटेल की नज़र उस पर पड़ी। पटेल ने उसे अकेला देखकर उससे बात की और हमदर्दी जताई और मथुरा की ट्रेन पकड़ने से पहले उसे अपने साथ घर चलने को कहा। असल में पटेल उसके साथ बलात्कार करना चाहता था। वह पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था। अपने अंजाम से बेखबर मीराबेन कमलेश पटेल के साथ उसके घर चलने को राजी हो गई। अगले रोज पटेल ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। इत्तेफाक से
इस दौरान मीराबेन को होश आ गया और उसने अपने साथ हो रही घटना का विरोध करना शुरू किया, मचाने लगी। गुस्से में आकर कमलेश पटेल ने अपने घर में रखे एक बड़े बोल्ट से मीराबेन के सर पर हमला कर दिया। मीराबेन बेहोश हो गई तब रस्सी से गला घोंटकर उसकी जान ले ली। कमलेश जब यह सब कर रहा था तो उसकी बीवी घर पर नहीं थी। जब तक बीवी घर लौटी तब तक वह एक बड़े से चाकू से मीराबेन की लाश के टुकड़े करने में लगा था। उसने मीराबेन की लाश को 3 हिस्सों में बांटा और उसे 3 बोरियों में पैक कर लिया। इसके बाद वह सबूत मिटाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड पहुंचा। उसने पहली 2 बोरियां नागदा मऊ इंदौर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में रख दी, लेकिन तीसरी बोरी रखने से पहले ट्रेन चल दी और तीसरी बोरी यानी हाथ और पांव का हिस्सा उसके पास ही रह गया। कई घंटों बाद उसे तब फिर से ट्रेन में तीसरी बोरी रखने का मौका मिला। जब योग नगर ऋषिकेश ट्रेन वहां पहुंची, इस बोरी में कटे हुए हाथ पांव थे जो 2 दिन बाद ऋषिकेश रेलवे पुलिस को मिले। असल में कमलेश पटेल ने लाश के टुकड़े अलग अलग ट्रेनों की बोगियों में इसलिए नहीं रखे थे वह पुलिस को गुमराह कर सके। यह सब इत्तेफाक था कि पहली ट्रेन रवाना हो गई, जिस कारण उसे तीसरी बोरी एक दूसरी ट्रेन में रखनी पड़ी। इस कहानी के अंत में कमलेश पटेल की गिरफ्तारी और सख्त पूछताछ के बाद न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई। आज की कहानी सुनाने का माध्यम किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुखी करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था कि हमें किसी अनजान व्यक्ति की बातों में इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, उस पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमें आगे चलकर एक बड़ी घटना का सामना करना पड़े, एक अपराध का सामना करना पड़े। मिलते हैं कल ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे। नमस्कार।